अब आपको यह बताते हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी 2024 के आम चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि अब लेटेस्ट चर्चा यही है कि अब मोदी की जो गारंटी है जो इस बार इन चुनावों में चली, क्या यह मोदी के हैट्रिक की भी गारंटी है, और अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। अब तक हमारे देश में सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही आम चुनावों में जीत की हैट्रिक लगाई है, यानी 3 बैक टू बैक लोकसभा चुनाव जीते हैं। लेकिन उनका जमाना आज के जमाने की राजनीति से बहुत अलग था। वो जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। उस समय ना तो आज के जैसा विपक्ष था, ना ही कांग्रेस के बराबर विपक्ष में कोई बड़ी पार्टी थी, और इसी वजह से पंडित नेहरू उस दौर के 3 आम चुनावों में हैट्रिक लगाने में सफल रहे। और इस बात को आप कुछ आंकड़ों के जरिए आज समझिए। मैं आज आपके लिए कुछ बड़े दिलचस्प आंकड़े लेकर आया हूं, आपको भी सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा और आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। वर्ष 1951-52 में जब भारत में आजादी के बाद पहली बार आम चुनाव हुए, तब इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी के अलावा सिर्फ 52 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। 52 टोटल मिलाकर 53 पार्टियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से एक कांग्रेस थी और बाकी की 52 पार्टियां और थी। जबकि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के लिए चुनाव लड़ा, बीजेपी ने चुनाव लड़ा उनके नेतृत्व में, तब 463 पार्टियों से बीजेपी का मुकाबला था। 463 पार्टियों से। और थोड़ा आपको बड़ी स्क्रीन पर मैं दिखाता हूं, देखिए। इसी तरह वर्ष 1957 में जब दूसरा चुनाव हुआ, तब सिर्फ 15 पार्टियों ने, और 1962 में सिर्फ 26 पार्टियों ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था। जबकि 2019 में बीजेपी ने 670 पार्टियों को हराकर चुनाव जीता। यानी पंडित नेहरू के जमाने में कांग्रेस पार्टी 15 और 26 पार्टियों को हराकर आम चुनाव जीतती थी, जबकि आज बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 600 से ज्यादा पार्टियों को हराकर आम चुनाव जीतती है। इसके अलावा पंडित नेहरू के जमाने में ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो कांग्रेस के बराबर देश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम भी हो। 1951 और 52 में जब कांग्रेस ने 479 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, तब उसके सामने जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी उसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। लेकिन यह पार्टी उस समय देश में सिर्फ 254 सीटों पर चुनाव लड़ पाई। यानी तब पंडित नेहरू के सामने ऐसी पार्टियों की कोई चुनौती नहीं थी जिनके पास पूरे देश में चुनाव लड़ने की क्षमता हो, या वो राष्ट्रीय पार्टी सही मायने में है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2014 में बीजेपी ने 428 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस ने 464 सीटों पर चुनाव लड़ा, यानी बीजेपी से ज्यादा। और कांग्रेस ही नहीं, मायावती की बीएसपी ने भी 503 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इससे यह पता चलता है कि पंडित नेहरू ने जब आम चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाई, तब उनके सामने वैसी चुनौती नहीं थी जैसी आज प्रधानमंत्री मोदी के सामने है। इसलिए 2024 में अगर प्रधानमंत्री मोदी हैट्रिक लगाते हैं तो यह हैट्रिक पंडित नेहरू की हैट्रिक से काफी अलग, ऐतिहासिक और मुश्किल भी होगी, क्योंकि उस जमाने में 24 घंटे के चैनल भी नहीं थे, उस जमाने में मीडिया नहीं था, उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, उस जमाने में हमारे देश के लोग इतने जागरूक भी नहीं थे, जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं। और उस समय अगर आप देखें 1951 में नेहरू के नेतृत्व में 364 सीटें जीती गई, फिर 1957 में 371 और 1962 में 361 सीटें कांग्रेस ने तब जीती थी। और उसके बाद अगर मोदी के नेतृत्व में आप देखें तो 2014 में 282, 2019 में 303 सीटें जीती थी। लेकिन फर्क यह है कि 1957 में नेहरू के सामने सिर्फ 16 पार्टियां थीं, 15 पार्टियां थीं, और 2019 में मोदी के सामने 671 पार्टियां थीं जिन्होंने चुनाव लड़ा था। तो हमारा लोकतंत्र जो है उसका कितना विस्तार हो चुका है तब से लेकर अब तक, ये आप देख सकते हैं। आज उन नेताओं की तो सब बात कर रहे हैं जो इन चुनावों में जीत गए हैं, लेकिन हम आपको उन नेताओं और मंत्रियों के बारे में बताना चाहते हैं आज जो इन चुनावों में हार गए। और इससे आपको ये पता चलेगा कि कभी भी घमंड ना करें, क्योंकि मंत्रियों को, सांसदों को और विधायकों को भी पता नहीं होता कि अगले दिन वो मंत्री, सांसद या विधायक रहेंगे या नहीं रहेंगे। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि राजस्थान में अशोक गहलोत के 17 मंत्री, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के 12 मंत्री और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के 9 मंत्री चुनाव हार गए, और तेलंगाना में भी 6 मंत्री और मिजोरम में भी 9 मंत्री अपनी सीटों पर चुनाव हार गए। यानी मंत्री जो होते हैं कल तक मंत्री हैं और आज विधायक भी नहीं रहे। यह है लोकतंत्र की खूबसूरती, और कभी भी कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसके अलावा तेलंगाना और मिजोरम में तो वहां के मुख्यमंत्री खुद ही चुनाव में हार गए। छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव अपनी सीट से चुनाव हार गए।
मध्य प्रदेश में वहां के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा भी चुनाव में हार गए। और यह हार इसलिए भी बड़ी है क्योंकि नरोत्तम मिश्रा हिंदुत्व की राजनीति करते थे। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की वजह से जीतती है, धर्म का कार्ड खेलती है, हिंदू मुसलमान करती है, उन्हें यह आज समझना होगा कि नरोत्तम मिश्रा बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश में हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले शायद सबसे बड़े नेता थे, सबसे बड़े चेहरा थे, लेकिन वो खुद चुनाव नहीं जीत पाए। और उन्होंने थोड़े दिन पहले दतिया में एक बयान भी दिया था और कहा था कि हमने तो दतिया में हेमा मालिनी को भी नचवा दिया था। और आप जानते हैं कि इस बार महिलाओं ने कितनी अहम भूमिका निभाई है। इसलिए ऐसे तमाम नेताओं को अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए और देखना चाहिए कि खास तौर पर महिलाओं को इस तरह के बयान बिल्कुल पसंद नहीं आते। और सोचिए, नरोत्तम मिश्रा ही दतिया से चुनाव हार गए। इसके अलावा बीजेपी ने जिन 21 सांसदों को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया था वापस, उनमें से 9 सांसद चुनाव में हार गए। और इन सांसदों में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का भी नाम है, जो मध्य प्रदेश में चुनाव हारे। और इन नेताओं की हार से आज पता चलता है कि कभी घमंड न करें, क्योंकि नेताओं को भी यह पता नहीं होता कि वो मंत्री, सांसद और विधायक अगले दिन सुबह बने रहेंगे या नहीं। इन चुनावों में कांग्रेस के नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। जाते जाते वो भी बता देते हैं। और ये वो नेता हैं जो अब आज के जमाने में भी पुराने जमाने की राजनीति कर रहे हैं और नए जमाने की राजनीति को स्वीकार करने के लिए अब भी तैयार नहीं है। कमलनाथ 77 वर्ष के हैं, दिग्विजय सिंह 76 वर्ष के, अशोक गहलोत 72 वर्ष के, भूपेश बघेल 62 वर्ष के। ये नेता राजनीति में नए आइडियाज को अपनाने के लिए तैयार नहीं है और इसी वजह से कांग्रेस को चुनाव में हार मिली। और राजनीति के बिजनेस में कांग्रेस के पास रिपीट कस्टमर जैसे रिपीट वोटर्स नहीं आ रहे हैं। देखिए, रिपीट कस्टमर्स के बारे में जब हम बात करते हैं, कोई भी दुकान, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी तब चलती है जब उसके पास रिपीट कस्टमर्स आते हैं। किसी को भी एक बार सामान बेचना आसान है, लेकिन क्या सामान खरीदने के बाद वो दोबारा आपके पास आएगा या नहीं, ये बड़ी बात है। बीजेपी एक ऐसी दुकान है जहां पर रिपीट कस्टमर्स हैं, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसे लोग एक बार वोट देने के बाद दूसरी बार वोट नहीं देते, एक बार सत्ता में बिठाने के बाद दूसरी बार सत्ता में नहीं बिठाते। आप ऐसे समझिए कि 2014 के बाद से कांग्रेस की सरकार किसी भी राज्य में दोबारा नहीं आई, एक बार जीतने के बाद दोबारा नहीं आई। यानी कांग्रेस की सरकारें रिपीट नहीं होती, जबकि बीजेपी कई राज्यों में फिर से री इलेक्ट हो चुकी है। तो यह एक सीखने की बात है कांग्रेस के पुराने जमाने के नेताओं के लिए कि क्योंकि उन्हें नए आइडियाज के लिए उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। उन्हें लगातार पल पल जमीनी हकीकत पर नजर रखनी पड़ेगी और अपने अंदर भी बदलाव लाना पड़ेगा।